साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सुशासन दिवस, जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर सुशासन सूचकांक गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, उसके संदर्भ में। तो देखिए, जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स GCI है, GGI है, ये राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अभिशासन अर्थात गवर्नेंस की स्थिति का आकलन करता है। यह राज्यों और जिलों की रैंकिंग को सक्षम बनाता है, साथ ही सुधार के लिए प्रतिस्पर्धी भावना विकसित करते हुए तुलनात्मक विश्लेषण भी प्रदान करता है। यह प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा आयोजित एक अर्धवार्षिक अभ्यास है, मतलब वर्ष में 2 बार होता है। इसका उद्देश्य एक ऐसा तंत्र तैयार करना है जिसे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभाव का आकलन करने के लिए राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में समान रूप से उपयोग किया जा सके। जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, इसके तहत 2020-21 के लिए 10 क्षेत्रों की पहचान की गई। अब ये 10 क्षेत्र कौन से हैं, एक बार यहाँ पे देख लीजिए। तो इसमें ऊपर चलते हैं। कृषि और संबद्ध क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन विकास, लोक स्वास्थ्य, सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और उपयोगिताएं, आर्थिक अभिशासन, सामाजिक कल्याण और विकास, न्यायिक एवं लोक सुरक्षा, पर्यावरण और नागरिक केंद्रित अभिशासन। तो यहाँ पर राज्यों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। पहली कैटेगरी क्या है, उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्य। दूसरी कैटेगरी है संघ राज्य क्षेत्र। दूसरी जो 2 अन्य कैटेगरियां हैं उसमें है समूह ए के राज्य और समूह बी के राज्य। अब इस सूचकांक, इस इंडेक्स की जो प्रमुख विशेषताएं उनकी बात करें तो वर्ष 2019 के सूचकांक में प्राप्त स्कोर की तुलना में 20 राज्यों ने अपने गुड गवर्नेंस इंडेक्स स्कोर में सुधार किया है। ग्रुप ए राज्यों में गुजरात ने समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि ग्रुप बी राज्यों में मध्य प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। संघ राज्य क्षेत्रों की रैंकिंग में दिल्ली शीर्ष पर है और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश रैंकिंग में शीर्ष पर है। आगे बात करते हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी भारत को कचरा मुक्त गार्बेज फ्री बनाने के लिए रोड मैप जारी किया है। तो देखिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कचरा मुक्त शहरों गार्बेज फ्री सिटीज की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल टूल किट 2022 लॉन्च की है। यह अपशिष्ट प्रबंधन हेतु एक महत्वपूर्ण अभिशासन साधन है। ठीक है, गवर्नेंस टूल है। टूल किट को स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की प्राथमिकताओं के साथ संबद्ध किया गया है। इसमें डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रह, सोर्स पर पृथक्करण, अपशिष्ट प्रसंस्करण और डंप साइट के उपचार के लिए उच्च भारांश आवंटित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को गार्बेज फ्री सिटी बनाने के समग्र दृष्टिकोण के साथ शुरू किया गया था। इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के अनुसार प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय को कम से कम 3 स्टार कचरा मुक्त बनाना प्रमुख उद्देश्य है। और गार्बेज फ्री सिटीज के लिए एक 7 स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल परिभाषित किया गया। यह स्वच्छता के उच्च मानकों की ओर अग्रसर होने के लिए शहरों की आकांक्षाओं पर आधारित है। इस प्रकार से देखिए, स्टार रेटिंग प्रक्रिया को शहर द्वारा घोषणा 1 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार। देखिएगा, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऑड नंबर में है। ठीक है, तो इसमें राज्य द्वारा घोषणा होगी तृतीय पक्ष के द्वारा, और आवासन और शहरी मंत्रालय के द्वारा इसका आपका प्रमाणन किया जाएगा। जो सर्टिफिकेट देगा वो आवासन एवं शहरी मंत्रालय देगा। देखिए, मौजूदा गार्बेज फ्री सिटीज प्रोटोकॉल को संशोधित करने और मूल्यांकन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए टूल किट को आवश्यक समझा गया, ताकि प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय गार्बेज फ्री सिटीज प्रमाणीकरण के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित हो सके। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन या शहरी 2.0 और 15वें वित्त आयोग दोनों से सरकारी निधियां प्राप्त करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कम से कम 1 स्टार सर्टिफिकेशन प्राप्त करना एक आवश्यक शर्त बनाई गई है। आगे बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों से कोविड युक्त व्यवहार का पालन करने का आग्रह किया है। देखिए, राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई घोषणाएं की, जिनमें शामिल है, पहला,
3 जनवरी 2022 से 15 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा। दूसरा, 10 जनवरी 2022 से स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए टीके की एक प्रिकॉशन डोज पूर्वोपाय खुराक दी जाएगी। और वहीं इसके अतिरिक्त सह-रुग्णताओं वाले और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग अपने डॉक्टरों की सलाह से 10 जनवरी 2022 से प्रिकॉशन डोज लेने के पात्र होंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया है कि देश शीघ्र ही नेजल वैक्सीन और विश्व की प्रथम डीएनए वैक्सीन विकसित करेगा। अभी तक आरएनए वैक्सीन है। देखिए, नेजल वैक्सीन क्या होगा, नाक के म्यूकोसा या म्यूकस जिसे श्लेष्मा कहते हैं, तो म्यूकोसा की संगठित प्रतिरक्षा प्रणाली कारण नाश मार्ग है, नाक मार्ग में टीकाकरण की उत्कृष्ट संभावना है। ठीक है, इसके अन्य लाभों में क्या शामिल है, नॉन इन्वेसिव होना ऐसे वैक्सीन का, उपयोग में सरलता, सुई से जुड़े जोखिमों का उन्मूलन और विस्तार योग्य निर्माण आदि। डीएनए और आरएनए दोनों ही जो होते हैं ये जीन आधारित टीके होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि डीएनए और आरएनए दोनों ही जीन आधारित टीके होते हैं। पारंपरिक टीकों में शरीर में वायरस या बैक्टीरिया के दुर्बल रूप को इंजेक्ट किया जाता है, जबकि इनके विपरीत जीन आधारित टीकों के तहत प्रतिरक्षा अनुक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए वायरस के स्वयं के जीन के हिस्से का उपयोग किया जाता है। जीन आधारित टीकों के लाभों में की बात करें तो इसमें ये सुरक्षित और गैर संक्रामक हैं, एक मजबूत प्रकार की प्रतिरक्षा उत्पन्न कर सकते हैं तथा पारंपरिक टीकों की तुलना में इन्हें बेहतर ढंग से सहन किया जा सकता है और इनका अधिक तेजी से उत्पादन किया जा सकता है। ये कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं या लाभ हैं। कोयला मंत्रालय आगामी 5 वर्षों के लिए कई सुधारों हेतु तैयार है। देखिए, यह जानकारी प्राप्त हुई है कि एक पंचवर्षीय कार्य योजना में इस क्षेत्र में विपणन, गुणवत्ता और पर्यावरण सुधारों को प्रस्तुत किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। प्रायद्वीपीय भारत की प्राचीन गोंडवाना संरचनाओं और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की नवीन टर्सरी युग संरचनाओं में कोयला संसाधन उपलब्ध है। भारत में कोयला भंडार के 100 वर्षों तक बने रहने की अपेक्षा की जा रही है। इसके विपरीत गैस के लगभग 50 वर्षों और तेल के लगभग 16 वर्षों तक बने रहने की संभावना प्रकट की गई है। प्रस्तावित किए गए प्रमुख सुधार की यदि बात करें तो इसमें सबसे पहले है कोयले की गुणवत्ता और दरों के मानकीकरण के लिए कोल इंडिया पर सभी कोयला नीलामियों को सिंगल विंडो या एकल बिंदु में समाहित करना। दूसरा, किसी भी उद्योग व किसी भी उपभोक्ता को किसी भी समय कोयला उपलब्ध कराने के लिए कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज की स्थापना की जानी चाहिए। कोयला क्षेत्र को विकार्बनीकृत करने के लिए भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने हेतु कोयला गैसीकरण व कोल बेड मीथेन में सुधार के लिए निवेश में वृद्धि करनी चाहिए। देखिए, कोयला गैसीकरण क्या होता है, तो कोयला गैसीकरण जो है ये कोयले को संश्लेषण गैस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, जो इसे क्या कहते हैं, इसे सिनगैस भी कहा जाता है। यह गैस जो होता है, यह गैस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। इसके अतिरिक्त कोल बेड मीथेन की बात करें तो यह प्राकृतिक गैस का एक गैर परंपरागत रूप है। यह कोयले के भंडार या कोयले के संस्तरों जो लेयर्स होती हैं उसमें पाया जाता है। यह प्राकृतिक गैस का प्राथमिक स्वच्छ ऊर्जा सोर्स है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गोंडवाना लैंड की जो कोल फील्ड हैं उनके नाम देख लेते हैं। 14 नाम है: रानीगंज, बोकारो, सिगरौली, कोरबा, तलचर, वारदा, बीरभूम, झारिया, नॉर्थ कर्णपुरा, सोहागपुर, इव वैली, सतपुरा, गोडवानी, गोडवारी है और राजमहल है। इसके अतिरिक्त टर्टरी कोल या लिग्नाइट फील्ड की यदि बात करें तो ये भी आपके 6 हैं। कौन सा है? असम मेघालय में कैम्बे, बीकानेर, नायवेली, बार्मर, सेंचर, जम्मू एंड कश्मीर है। आगे चलते हैं। अगला है नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे शॉर्ट में JWST कह सकते हैं, प्रक्षेपित किया गया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक परिक्रमा करने वाली अवरक्त प्रकाश
या इंफ्रारेड आधारित वेधशाला है। यह दीर्घ तरंगदैर्ध्य कवरेज और बेहतर सूक्ष्म ग्राह्यता के साथ हब्बल स्पेस टेलीस्कोप HST की खोजों का विस्तार करेगी। इसके पहले इस तरह के कार्य जो है हब्बल टेलीस्कोप से होते थे। और यहाँ ध्यान रखिएगा, हब्बल टेलीस्कोप ये क्या है, ये परिक्रमा करने वाली, वो परिक्रमा नहीं करती थी। हब्बल टेलीस्कोप एक अंतरिक्ष आधारित प्रयोगशाला वेधशाला है। इसका कार्य दृश्य, अवरक्त और परावैंगनी प्रकाश स्पेक्ट्रम में पर्यवेक्षण करना है। अंतरिक्ष टेलीस्कोप जैसे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या हब्बल आदि को प्राय टाइम मशीन भी कहा जाता है, क्योंकि वे बहुत दूर तक के पिंडों को देखने की क्षमता रखते हैं। इसे ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, इसे नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के तहत विकसित किया गया है। यह सूर्य और पृथ्वी के लैग्रांज बिंदु, जिसे L2 कहते हैं, की ओर अग्रसर है। अब प्रश्न उठता है कि ये लैग्रांज बिंदु क्या होता है। देखिए, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा खींचने पर जहां पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव बराबर हो जाता है, उस बिंदु को लैग्रांज पॉइंट कहा जाता है। इस स्थिति में पिंड को ना तो सूर्य और न ही पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं। इस प्रकार पिंड एक स्थान या बिंदु पर स्थिर रह जाता है। ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मिशन है, इसके लक्ष्य क्या है, तो इसके लक्ष्य में शामिल है बिग बैंग के बाद निर्मित पहली आकाश गंगाओं या चमकदार पिंडों की खोज करना। दूसरा, यह पता करना कि आकाश गंगाएं कैसे विकसित होती हैं। तीसरा, यह प्रथम चरण से लेकर ग्रही प्रणाली के सृजन तक तारों के निर्माण की प्रक्रिया का अवलोकन करेगा। चौथा, यह सौर मंडल सहित ग्रही प्रणालियों के भौतिक और रासायनिक गुणों का मापन एवं उन प्रणालियों में जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने की क्षमता का विश्लेषण करेगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पर जो वैज्ञानिक उपकरण लगाए गए हैं उनकी बात करें तो यह टेलीस्कोप नियर इंफ्रारेड कैमरा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ, मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट और फाइन गाइडेड सेंसर या नियर इंफ्रारेड इमेजर तथा स्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ इत्यादि उपकरणों से यह लैस है। आगे चलते हैं। अगला है, प्रधानमंत्री ने श्री अरविंदो की 150वीं जयंती मनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की। देखिए, श्री अरविंदो की 150वीं जयंती जो है 15 अगस्त 2022 को है और संयोगवश यह भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर के साथ मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने श्री अरविंदो के क्रांति और विकास के दर्शन के दो पहलुओं एवं महामानव के निर्माण के लिए नर से नारायण के विचार को भी रेखांकित किया है। इनके मूल्यों में क्रांतिकारी, यदि बात करें तो ये क्रांतिकारी रहे, राष्ट्रवादी, कवि, शिक्षाविद और दार्शनिक के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनके महत्वपूर्ण योगदानों की यदि बात करें तो उन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से संसार में पवित्र जीवन जीने के दर्शन का प्रतिपादन किया। इसके अलावा ध्यान, भारतीय दर्शन और वेदों के महत्व पर भी बल दिया है, इसलिए उन्हें योगी के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा, वर्ष 1893 में उन्होंने राज्य सेवा अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की थी। तीसरा, वर्ष 1902 से लेकर 1910 के मध्य उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उन्हें अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया था। कारावास से मुक्त होने के बाद वे पांडिचेरी चले गए, जहां उन्होंने श्री अरविंदो आश्रम 1926 में इसकी स्थापना की। उनकी साहित्यिक कृतियों में आर्य नामक पत्रिका है, वंदे मातरम नामक समाचार पत्र है और अन्य लेखन में दिव्य जीवन, सिंथेसिस ऑफ योगा एंड सावित्री, एसेज ऑन द गीता, ह्यूमन साइकिल, आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी एंड ऑन द वेदा इत्यादि जो हैं इनकी साहित्यिक कृतियां हैं। उन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से नामांकित किया गया था। पहला वर्ष 1943 में 1943 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार हेतु और 1950 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया था। आगे बात कर लेते हैं कुछ सुर्खियों में जो चीज़ रही हैं। पहला है, एक नवगठित पैनल नागालैंड से अप्सा को हटाने के लिए संभावनाओं पर विचार करेगा। देखिए, इस पैनल का गठन जो है राज्य में सशस्त्र बलों द्वारा नागरिकों की हत्या की पृष्ठभूमि में किया गया है। इस पैनल में नागालैंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक DGP सहित 5 सदस्य होंगे। सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम अप्सा 1958 यह सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए असाधारण शक्तियां और उन्मुक्तियां प्रदान करता है। वर्तमान में अप्सा जम्मू कश्मीर, नागालैंड, असम, मणिपुर के कुछ हिस्सों तथा अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों मतलब 5 जगहों पर प्रभावी है। आगे बात कर लेते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के बारे में। तो देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के कार्यान्वयन में तेलंगाना पहले स्थान पर है।
और तमिलनाडु दूसरे पे और गुजरात तीसरे स्थान पर है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन जो है, इसका उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, बुनियादी सेवाओं में वृद्धि करना और सुनियोजित रूर्बन क्लस्टर निर्मित करना है। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश भर में 300 क्लस्टर में लागू किया जा रहा है। परिकल्पित जो परिणाम है क्या है, जिन परिणामों की परिकल्पना की गई है, तो इसमें देखिए, ग्रामीण शहरी विभाजन को समाप्त करना, जैसे कि आर्थिक, तकनीकी और सुविधाओं एवं सेवाओं से संबंधित विभाजन को। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता और बेरोजगारी को कम करने पर बल देते हुए स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना। अगला है पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना, RDSS। क्या है? पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना। तो इसका उद्देश्य वितरण अवसंरचना के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके विद्युत वितरण कंपनियों तथा डिस्कॉम की दक्षता एवं स्थिरता में सुधार करना है। इस योजना के तहत असम और मेघालय सबसे अग्रणी राज्य हैं, तो ध्यान रखिएगा, असम और मेघालय इस पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के तहत जो प्रमुख हस्तक्षेप किए जाएंगे उसमें है 100% सिस्टम मीटरिंग सुनिश्चित करने के लिए गतिविधियों को शुरू करने हेतु सहयोग। दूसरा, प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग लागू करना। तीसरा, ऊर्जा लेखांकन। चौथा, घाटे को कम करने के लिए बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों को लागू करना। आगे बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री युवा। युवा का फुल फॉर्म क्या है? युवा, आगामी और बहुमुखी लेखक। और तो ये प्रधानमंत्री युवा योजना है। तो इसके अंदर देखें क्या है, शिक्षा मंत्रालय के अधीन नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री युवा योजना के तहत 75 लेखकों के चयन की घोषणा की है। युवा जो है ये भारत @75 परियोजना मतलब आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य विस्मृत नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों आदि जैसे विषयों पर लेखकों की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण को सामने लाना है। इसका उद्देश्य 30 वर्ष से कम आयु के 75 इच्छुक लेखकों को प्रशिक्षित करना है, जो स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा भारत और इसकी संस्कृति एवं साहित्य को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। मेंटरशिप योजना के तहत 6 महीने की अवधि के लिए प्रत्येक लेखक को 50,000 रुपये प्रति माह की समेकित छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। अगला है विधिक माप विज्ञान अधिनियम LMA 2009 के बारे में। तो केंद्र सरकार व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए अनुपालन बोझ को कम करने हेतु LMA अर्थात विधिक माप विज्ञान अधिनियम को अपराध से मुक्त करने के लिए प्रयासरत है। यह कानून उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्रशासित है। इसका उद्देश्य बाट और माप से संबंधित मानकों को लागू करना तथा बाट, माप व अन्य सामानों जिन्हें वजन करके बेचा या वितरित किया जाता है में व्यापार एवं वाणिज्य को विनियमित करना है। अपने मौजूदा स्वरूप में इस कानून में कुछ अपराधों के लिए जुर्माने के अलावा कारावास का प्रावधान भी किया गया है, तो इसी में कुछ परिवर्तन करना है। आगे चलते हैं कावी चित्रकारी के बारे में। तो देखिए, कावी चित्रकारी की बात करें तो कावी पुर्तगालियों द्वारा आरंभ की गई एक भित्ति चित्रकारी की एक शैली। तो ध्यान रखिए, कावी क्या है? ये भित्ति चित्रकारी की एक शैली है। इसमें चमकीले लाल एवं सफेद रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसे फ्रेस्को की भांति गीले प्लस्तर पर संपादित किया जाता है। फ्रेस्को की बात करें तो फ्रेस्को ताजा चूने के प्लस्तर पर भित्ति चित्र बनाने की एक तकनीक है। इसका नाम काव से लिया गया है। यह लेटेराइट मृदा में पाया जाने वाला एक लाल वर्णक है। इसका उपयोग प्लस्तर की सफेद पृष्ठ सतह पर चित्र बनाने के लिए किया जाता है। कावी चित्रकारी में एकमात्र लाल रंग का ही उपयोग किया जाता है। यह चित्रकारी कोंकण क्षेत्र में विशेष रूप से गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मंदिरों में देखी जा सकती है। आगे बात करते हैं मिशन सागर की। तो देखिए, मिशन सागर के भाग के रूप में भारतीय नौसेना के पोत केसरी ने मोजाम्बिक के बंदरगाह मापुटो में प्रवेश किया। मिशन बंदर सागर की बात करें तो यह हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को कोविड-19 संबंधी सहायता देने के लिए भारत की एक पहल है। इसे मई 2020 में आरंभ किया गया था। भारत की मानवीय सहायता में आवश्यक खाद्य पदार्थों, दवाओं व आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति और चिकित्सा सहायता टीमों की तैनाती शामिल है। इसके अतिरिक्त अगला है 1839 ईस्वी का ताई खमती विद्रोह। तो देखिए, 1839 ईस्वी में ताई खमती लोगों ने ब्रिटिश उपनिवेशीकरण का विरोध किया था। इसके परिणामस्वरूप 80 ब्रिटिश सैनिक मारे गए थे। ताई खमती के बारे में बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में से एक है। तो ध्यान रखिएगा, ताई खमती जनजाति कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। ये नामसाई जिले में अधिवासित हैं। खमती शब्द का अर्थ क्या है? सोने से भरी हुई भूमि। ये थेरवाद बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। मतलब जो ताई खमती हैं ये बौद्ध धर्म को मानते हैं
उनकी अपनी लीप है जिसे ताई लीप या लिक ताई कहते हैं। खमती नृत्य को कापुंग का मतलब था नृत्य और पुंग का मतलब था कहानी, तो कापुंग के रूप में भी जाना जाता है। आगे बात कर लेते हैं आर्क बिशप डेसमंड टूटू के बारे में। तो देखिए वह एक दीर्घानुभवी रंग भेद विरोधी एक्टिविस्ट और शांति प्रचारक थे, जिन्हें व्यापक रूप से दक्षिण अफ्रीका का नैतिक विवेक माना जाता है। इनके मूल्यों की बात करें तो ये किस रूप में प्रसिद्ध थे? निष्कलंक, नैतिक और सदाचारपूर्ण, सत्यनिष्ठा इनके मूल्य रहे हैं। वह मानवाधिकारों के रक्षक एवं उत्पीड़ितों के लिए अभियान के संचालक थे। इनके महत्वपूर्ण योगदानों की बात करें तो इन्होंने रंगभेद व्यवस्था के दौरान अश्वेत लोगों के उत्पीड़न का विरोध किया। दूसरा, ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन। ये कमीशन क्या था? रंगभेद युग के दौरान किए गए अपराधों की जांच के लिए स्थापित एक कमीशन था। इसकी सुनवाइयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रंगभेद के बाद के दक्षिण अफ्रीका के निर्जातीय मिश्रण का वर्णन करने के लिए रेनबो नेशन शब्द गढ़ने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। इन्हें वर्ष 1984 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला आगे बात कर लेते हैं मौलाना वहीउद्दीन खान के बारे में। तो वहीउद्दीन खान एक इस्लामी विद्वान, आध्यात्मिक नेता और शांति समर्थक के रूप में वर्ष 2021 के पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं में शामिल हैं। मूल्यों की इनकी बात करें तो यह अंतर धार्मिक संवाद और सद्भाव के महान समर्थक, अपने गांधीवादी विचारों के लिए विख्यात व धार्मिक सुधारक। महत्वपूर्ण योगदानों की बात करें तो उन्होंने इस्लाम के आध्यात्मिक ज्ञान, धर्म के आधुनिकता से संबंध और अन्य समकालीन मुद्दों से संबंधित 200 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। वर्ष 1976 में अर रिसाला द मैसेज नामक पत्रिका आरंभ की। सेंटर फॉर पीस एंड स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक रहे और डेमियू गश पीस इंटरनेशनल अवार्ड, पद्म भूषण, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार और राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार प्राप्त इन्होंने किया है। आगे बात कर लेते हैं गोलन हाइट्स के बारे में। देखिए हाल ही में इजराइल की सरकार ने गोलन हाइट्स में अधिवासित यहूदी आबादी को दोगुना करने की योजना को स्वीकृति प्रदान की है। आप मैप में देख सकते हैं पीले कलर का आपको गोलन हाइट्स दिखाई पड़ रहा है। इसकी भौगोलिक विशेषता की बात करें तो यह एक चट्टानी पठार है। यह पश्चिम में जार्डन नदी और गलीली सागर तथा उत्तर में माउंट हेरमोन तथा पूर्व और दक्षिण में यरमुक नदी से घिरा हुआ है। ये आपका गोलन हाइट्स। इजराइल द्वारा युद्ध में विजयी होने से पूर्व वर्ष 1967 तक गोलन हाइट्स सीरिया का भाग था। आप मैप में ही देख सकते हैं इजराइल के पड़ोसी में लेबनान शामिल है, सीरिया है और जॉर्डन है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।